चलो स्टार्ट करते हैं धड़ाधड़। ठीक है, 5 मिनट में 20 क्वेश्चन, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कहने का अर्थ है, देखो क्या है कि अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं ना देरी करते हुए। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो देखो अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पेन कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है विद्युत फ्यूज, जो विद्युत का फ्यूज होता है, फ्यूज समझता है ना, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कहने का अर्थ जो फ्यूज होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर कार्य करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अब कहेगा, अब देखो विद्युत फ्यूज होता क्या, तो देखो विद्युत फ्यूज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, धारा को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल कहने का अर्थ है अगर मान लिया जाए कि किसी कारणवश धारा अगर ज़्यादा आ गई तो ये क्या होता है, धारा अगर ज़्यादा आ गया, अगर मान लिया जाए हमारे घर में वोल्टेज जा रहा है 240 वोल्ट। ठीक है, 240 वोल्ट जा रहा है, किसी कारणवश 260 आ गया, तो 260 आ गया तो उससे क्या होगा, हानि हो जाएगा। जितना घर में लगा रेफ्रिजरेटर हो गया या ट्यूब है, बल्ब है, पंखा है, टीवी है, ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा या जल जाएगा। तो कहने का अर्थ है सिंपल सी भाषा बोले तो जल जाएगा। तो इससे इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं। जिससे क्या होता है, अगर 220 वोल्ट है तो वो 220 वोल्ट से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा आया या खराब करंट आया तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, जल जाएगा। फ्यूज जल जाएगा तो धारा प्रवाहित ही नहीं होगा। जब धारा प्रवाहित नहीं होगा तो कहने का अर्थ आगे जब धारा जाएगा नहीं तो बाकी क्षति होगा नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये होता। दूसरी अगर हम बात करें कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, तो प्रतिरोध बराबर यानी प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, तो V/I होता है। क्या होता है, V/I होता है। बैटरी में किस प्रकार की धारा पाई जाती है, तो जो बैटरी होता है, जो सेल होता है, तो सेल में किस प्रकार की धारा पाई जाती है, तो डिस्ट धारा। अब बात करते हैं जनरेटर में किस प्रकार की धारा पाई जाती है, तो वो भी क्या होता है, डिस्ट धारा होता है। अगर हम बात करें कि बिजली आती है तो उसमें किस प्रकार की धारा पाई जाती है, तो वो होता है अल्टरनेट करंट यानी AC होता है। क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो ध्यान रखना, बैटरी हो या जनरेटर हो गया, इसमें क्या होता है, डिस्ट धारा होता है। जैसे जो लाइन का करंट हो गया, लाइन है ना, तो वो क्या होता है, AC होता है, डायरेक्ट करंट होता है, यानी कहने का अर्थ है अल्टरनेटिव करंट होता है, AC होता है। ठीक है, अब देखो दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है, तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अब विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक कितना क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। क्या क्या होता है नियम, तो पहला नियम अगर बात करें तो पहला नंबर जो प्रकाश के परावर्तन का वही नियम है, लेकिन दूसरा नियम चेंज है। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण कीजिए, परावर्तन कोण कीजिए, है ना, उसका कोण क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं sin I/sin R, क्या sin I/sin R बराबर क्या, म्यू। तो कहने का अर्थ है ये हो गया। ठीक है, अब 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, श्वसन क्या है, एक ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। ठीक है, अगर हम बात करें विद्युत का सर्वाधिक चालक कौन है, तो विद्युत में सबसे अधिक चालकता यानी विद्युत का सबसे अधिक चालकता किसमें पाया जाता है, तो चांदी में पाया जाता है। सबसे अधिक चालकता क्या होता है, चांदी में पाया जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहने का अर्थ जब हम बनाते हैं आवर्त सारणी तो कुछ इस प्रकार से दिखता होगा, देखा होगा, कुछ इस प्रकार से होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। तो कहने का अर्थ ये जो उदग्र लाइन, इसको क्या कहते हैं, उदग्र, इसको क्या कहते हैं, उदग्र। इस लाइन को क्या कहते हैं, तो ये जो उदग्र हो गया इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होता है यानी कहने का क्षैतिज लाइन, इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज। और क्षैतिज को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज को कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो ध्यान रखो, आवर्त सारणी में जो खड़ी खड़ी लाइन हम क्या कह सकते हैं, उदग्र को और क्या कहते हैं, कह सकते हैं खड़ी लाइन। तो खड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं, वर्ग। और जो लेटा हुआ लाइन जो क्षैतिज लाइन है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको क्या कहते हैं, तो उसको आवर्त कहते हैं। ठीक है,
अब इसमें हम पिछली क्लास में ही बताए थे वर्ग कितना होता, तो वर्ग 18 होता, आवर्त कितना होता 7 होता है। तो आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं, तो कुल कितने तत्व होते हैं 118। इसमें हम ये भी बताए थे कि जैसे कहने का अर्थ है आवर्त सारणी की अगर बात करें तो आवर्त सारणी का किसने दिया, तो आवर्त सारणी किसने दिया था, मेंडलीफ ने दिया था। आवर्त सारणी कौन दिया था, मेंडलीफ दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया था, मोसले दिया था, है ना। आधुनिक कौन दिया था, आधुनिक दिया मोसले, और मेंडलीफ किया दिया था आवर्त सारणी। अगर आवर्त सारणी का नींव कौन रखा था, तो नींव रखा था डोवेरिनर। उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड। न्यूलैंड के बाद कौन आया, तो मेंडलीफ आया। उसके बाद क्या, मोसले। डोवेरिनर का क्या दिया था, त्रिक नियम दिया था, ठीक है। न्यूलैंड क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था। अब मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी तैयार कर दिया था, और कुछ ये भी प्रिडिक्ट कर दिया था कि आगे जो है यानी कुछ खाली स्थान भी छोड़ा था, जिससे क्या है कि आगे तत्व खोजा जाए तो उसके स्थान पर रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में उसी सबको देखते हुए मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया, ठीक है। ये हो गया कुछ पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो उपधातुओं की संख्या कितनी होती है। अभी जस्ट बताएं कि आवर्त सारणी में कितना तत्व होता है, तो टोटल होता है 118, जिसमें अगर बात करें तो 7 क्या होता है, तो 7 होता है उपधातु। अगर हम बात करें धातुओं की संख्या कितना होता है, 92। अधातुओं की संख्या कितना होता है, तो 21 होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। साथ ही साथ अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पीएच वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो देखो अगर हम मान लिया जाए, देखो अगर हम बात करते हैं कि एक पैरामीटर लेते हैं कितना, 0 से लेके कितना तक, 14 तक, 0 से लेके 14 तक, और ये कितना है 7 है। तो अगर हम बात करते हैं 0 से 7 यानी 7, ये 7 को हम क्या कहते हैं, उदासीन। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। जैसे जल का पीएच मान कितना होता है 7, जल क्या होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से कम है, 7 से कम है, तब तो हम उसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। 7 से कम है तो उसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। और 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक है तो उसको क्या कहते हैं, 7 से अधिक है तो उसको क्षारीय कहते हैं। बाकी अगर हम बात करें, अगर 7 है तो उसको क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, तो जो पूरी तरह से जो हाइड्रोकार्बन है वो सरल रूप में होता है, तो क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कूटपाद किस जीव में पाया जाता है, तो कूटपाद किस में पाया जाता है, केचुआ। किस में पाया जाता है, केचुआ। केचुआ को और क्या बोला जाता है, किसान का मित्र बोला जाता है। तो किसान का मित्र किसको बोला जाता है, किसान का मित्र केचुआ को बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर अब बात करते हैं कूटपाद। कूटपाद केचुआ किस के लिए प्रयोग करता है, कूटपाद से भोजन का संग्रहण कौन करता है, केचुआ करता है। तो कूटपाद किस जीव में पाया जाता है, केचुआ। केचुआ क्या है, एक कोशिकीय जीव है। केचुआ क्या, एक कोशिकीय जीव है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन अगर बात करें 17वां नंबर, तो देखो पुष्पी पौधा में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधा में जो लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा। फूल में अगर जब लैंगिक जनन की बात करते हैं तो क्या होता है, फूलों के द्वारा ही होता है, ठीक है। अगर शुक्राणु मानव शरीर के किस अंग में बनता है, तो शुक्राणु मानव शरीर के किस अंग में बनता है, तो वृषण बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी अगर सिंपल सा बात करें कि मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, रेटिना पर बोल सकते हैं या दृष्टिपटल कह सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है ना, ये भी ध्यान रखना। देखो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष, अगर नेत्र लेंस का अगर फोकस दूरी अधिक हो गया तो फोकस दूरी अधिक होगा तो दूरदृष्टि दोष, है ना। फोकस दूरी कम होगा तो यानी निकट दृष्टि दोष, ध्यान रखना। तो फोकस दूरी अगर अधिक हो जाता है तो दूरदृष्टि दोष होता है, और फोकस दूरी अगर कम हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, और बाकी सेशन को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। साथ ही साथ इसका जो PDF है दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके डाउनलोड करना है। तो PDF के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है। शुरू से अंत तक हर दिन PDF अपलोड होता है, ठीक है। तो आज की सेवा यहीं तक, जय हिंद।